हाँ आप देखो कंटिन्यू करो। चलिए, तो यही हमको बात करना था कि बेसिक नेचर एलिफैटिक एमीन का हमको देखना है। तो मैंने क्या बोला है, एलिफैटिक एमीन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन से कार्बन अटैच हो। एक्चुअली सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं डिटेल से, जरा एक बार देख लिया जाए कि इसकी कहानी एक्चुअली होता क्या। ध्यान देना, एमीन कैसे बनता बेटा। अमोनिया को आप जानते हो ना, अमोनिया को जानते हो ना। हो गया है सर, हम नहीं बतिया ये लोग आप थोड़ा और ढंग से पीछे होकर फोकस में रहिए। आपके ऊपर से फोकस हटा दे रहा है। बैठ जाइए, मतलब सोचिए कि एकदम अधिकारी हो गई हैं आप जो है रिकॉर्डिंग। चलिए, तो बेटा एक काम करना, सुनना ध्यान से, बात करो आप एकदम कांस्टेंट हम बात करेंगे। यहां से जब एक एच आप निकाल दोगे यहां से, और वहां पर एक आर ग्रुप लगा दोगे, एच हटा देना है और आर लगा देना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, RnH2। और ये बेटा क्या है, अमोनिया है। क्या है ये अपना अमोनिया है, और अमोनिया से हमने क्या बना दिया, अमीन बना दिया। जब नाइट्रोजन से एक आर अटैच रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन, एक ही आर अटैच। फिर से क्या करना है, एक एच और हमारा हटा देना है, एक एच फिर हटा देना है, एक एच फिर हटा दीजिए, एक आर फिर लगा दीजिए, तो क्या होगा बच्चा, RnHR। और ये आपका क्या हो गया, 2 डिग्री अमीन। क्यों बेटा, क्योंकि एक नाइट्रोजन से 2 आर अटैच है, तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। फर्दर हम बात जब करेंगे तो एक हाइड्रोजन और अपने पास है, एक आर डैश और लगा दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा RnR सिंगल बॉन्ड R डबल डैश और लोन पेयर। ये डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा, 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 आर अटैच है उस नाइट्रोजन से। बात समझ में आ गई। तो जब एक आर बेटा अटैच होता है, ध्यान देना, जब एक आर अटैच होता है तो 1 डिग्री होता है, जब 2 आर अटैच होता है तो 2 डिग्री होता है, और जब 3 आर अटैच होता है तो बेटा 3 डिग्री ये होता है। अब सवाल ये उठता है बेस का। बेस किसे कहते हैं, बेस उसे कहते हैं जिसके पास लोन पेयर होता है और ऑक्टेट होता है। बेटा सेंटर के एटम पे 8 इलेक्ट्रॉन हो और कम से कम एक लोन पेयर हो। बात समझ में आ रहा है। मतलब ये हुआ कि आप एक बात देखो, ये आपका मिथाइल एमीन है, ये आपका मिथाइल एमीन है, ये आपका डाइमिथाइल एमीन है बच्चा, ये आपका डाइमिथाइल एमीन है, और ये आपका ट्राइमिथाइल एमीन। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, बस सुनोगे ना, बस ध्यान सुनो, पूछो नहीं आए तो बेटा ये आपका देखो, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर, इस पर भी लोन पेयर। कैसे, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, 1 कार्बन के साथ, तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया, 1 लोन पेयर बचा। तो बेटा सेंटर वाले पे 8 इलेक्ट्रॉन है और +1 कितना है उसी के साथ, उसी में लोन पेयर, मतलब 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 8 कंप्लीट भी 1 लोन पेयर है। तो जिसके सेंटर पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर होते हैं, तो देखो इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी, तो इसको हम क्या करते हैं, लुईस बेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लुईस बेस करते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो बेटा लुईस बेस को की एलिफैटिक एमीन यही है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री, 3 डिग्री एलिफैटिक है। जब बेंजीन रिंग लगा दोगे तो एरोमेटिक एमीन बन जाता है। मतलब ये हुआ कि आप अगर बेंजीन लगा दिए अगर NH2 के साथ, तो वो आपका एरोमेटिक एमीन बन जाता है। तो हम लोग एरोमेटिक एमीन की बात बाद में करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं खाली एलिफैटिक एमीन की। बात समझ में आ गई। बेस वो होता है जो अपना लोन पेयर किसी गरीब को दे दे। लुईस बेस वो होता है, जैसे लुईस बेस हमेशा क्या करता है बेटा, लुईस बेस हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन अमीर आदमी को नहीं देता, गरीब, जैसे H गरीब है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, 0 है, और ये इनके पास सपोज करो एक लोन पेयर, इनको क्या करेंगे, देंगे। जब कोई अपना लोन पेयर दे करके
और एक बेस कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। पढ़े हो ना कॉन्जुगेट एसिड? यस सर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और बेस अपना कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। बोलो क्लियर है? अब हमको ये डिसाइड करना है कि बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक एमीन का कैसे होता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक एमीन को डेवलप करने के लिए आपके पास दो चीजें डिसाइड करना होता है, ध्यान देना। सबसे पहली बात, आप इंडक्टिव पढ़े हो तो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, देखो कॉन्जुगेट एसिड यही बनेगा, अभी हम बताते हैं। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, ये देखो ये प्लस आई हो जाएगा एंड प्लस एच हो जाएगा एंड प्लस आर हो जाएगा। बेटा माइनस आई माइनस एच माइनस आर, ये होगा केबी, और उल्टा जो होता है बेटा पी के बी होता है। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो इसी से पूरी कहानी मैं समझा दूंगा। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, अच्छे सुनना। आपके पास RnH2 है और RnH2 के पास एक लोन पेयर है, और ऊपर से बेटा, ऊपर से ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ऊपर से क्या है? ये प्लस आई इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो बेटा जब ये लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देने जाएगा, ये गरीब आदमी है बेटा, ये अमीर आदमी है, ये अमीर आदमी है, और ये कौन सा आदमी है? गरीब आदमी है। अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है ना? तो यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन है, ये लो है, गरीब है। तो बेटा क्या होगा, ध्यान देना, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये बना देगा RnH3+। क्या बना दिया? RnH3+। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसको हम बेस बोल दिए, और H जो प्लस बना दिया उसको क्या बोलेंगे बच्चा? कॉन्जुगेट एसिड। अब तुम जरा एक बात बताओ, गरीब सेंटर वही होता है ना जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है? गरीब तो वही होता है। तो ये तो गरीब है ना। अब इसकी स्टेबिलिटी कब बनेगी? जब आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे। तो ये तो गरीब है, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगी उतना अच्छा बेस होगा। और इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा? प्लस आई या प्लस एच या प्लस आर या माइनस आई या माइनस एच या माइनस आर। बोलो समझ में आ गया? तो यहां आर ग्रुप है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे उतना अच्छा उसको फीलिंग आएगी। ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री की बात किया जाए, देखो एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। ये भी अमीर आदमी नहीं है, गरीब है, इससे इलेक्ट्रॉन मांगता है, कहता ठीक है ले लो, हम तैयार है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और ये जो है तुम्हारा NH2+ बना लिया, ये भी कॉन्जुगेट एसिड बन गया। 3 डिग्री की जब बात करोगे बेटा, तो 3 डिग्री की जब बात करोगे तो ये R' और ये लोन पेयर, ये अपना H इसको देगा, ये भी खुश हो जाएगा, और Rn R' और ये आपका हो जाएगा R" और ये हो जाएगा NH, और ये प्लस चार्ज आ जाएगा। ये भी तो कॉन्जुगेट एसिड बना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला लोग उतना अच्छा स्टेबिलिटी, और जितना अच्छा स्टेबिलिटी उतना अच्छा एसिड। बोलो बात क्लियर है? कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी सॉरी उतना अच्छा बेस हो जाएगा। ये तो मैंने लिखा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होंगे उतना उसके कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतना शानदार वो क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है? अब इसका हमको दो कंडीशन में बात करना होता है। तुम लोग अभी सेकेंड ईयर में मिलता है ये बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज बेटा, गैस फेज, और बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे कि गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ध्यान देना, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेज में बात कर रहा हूं, इसी एलिफैटिक एमीन की भी चर्चा चल रही है।
बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑफ एलिफैटिक एमीन किस मीडियम में बेटा? इन गैसियस मीडियम में। इन गैसियस मीडियम में मैं बता रहा हूं ना, ये आपको हर साल काम देगा जब तक आप पेपर इस लाइक पेपर दोगे 12th या जो भी देना हो। तो याद रखना बेटा, ऐसे कहानी में बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट के बराबर होता है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना अच्छा बेस। जैसे आप अगर RnH2 ले रहे हो, ये 1 डिग्री एमीन है, और अगर आप 2 डिग्री एमीन ले रहे हो बच्चा, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये आपका कौन सा बेटा है? 3 डिग्री एमीन है, ये आपका 3 डिग्री एमीन है। अब तुम एक बात बताओ बेटा, किसके पास ज्यादा R लगा हुआ है वो अच्छा एसिड होगा, बेस होगा? किसके पास सबसे ज्यादा R लगा है? इस 3 डिग्री के पास। बेटा इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, इधर से भी इलेक्ट्रॉन, यहां 2 ही R लगा हुआ है, यहां 1 ही R। तो वही तो मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट की। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग होंगे उतना अच्छा बेस होगा। तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा, 3 डिग्री 1 डिग्री तो 2 डिग्री 1 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बोलो, बात समझ में आया? बोलो बेटा, ये सीक्वेंस समझ में आया सबको? ये सीक्वेंस तब लगाना जब आप सवाल गैस फेज में पूछेगा। किस फेज में पूछेगा? जब सवाल आपका किस फेज में पूछेगा बेटा? गैस फेज में। ये ध्यान देना, ये सवाल तब लगाना जब आपका सवाल गैस फेज में पूछेगा। एकदम सिंपल सा सवाल है कि 3 डिग्री एमीन की ज्यादा बेसिक नेचर होगा, 3 डिग्री एमीन, ये आपका 2 डिग्री एमीन, ये आपका क्या होगा? 1 डिग्री एमीन, और इसके पीछे आ जाओगे क्या बन जाएगा? अमोनिया। इसके पास तो कोई R नहीं है। तो गैस फेज में ये सवाल होता है, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है आपको। R का नंबर बढ़ाओगे बेसिक नेचर बढ़ेगा। जैसे तुमसे सवाल पूछ दिया कि एक बात बताओ, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? ये भी 1 डिग्री है और ये भी बेटा 1 डिग्री है। इसमें सबसे ज्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? तो दोनों 1 डिग्री है। अब किसके ऊपर फोकस करना है? नंबर ऑफ कार्बन पे। बेटा यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ क्या है? 2 कार्बन। 1 कार्बन वाला कम इलेक्ट्रॉन देगा और 2 कार्बन वाला ज्यादा देगा, तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। इसका मतलब बी वाले का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ए वाले से ज्यादा होगा। क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? तो बेटा गैस फेज में कोई लफड़ा नहीं होता है। लफड़ा होता है जब आप एक मीडियम में लेकर आते हो। तो ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो भाई। यहाँ कोई लफड़ा तो है नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं बेटा, और ले चलता हूं आपको कि इस कुछ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आ जाइए। इस जगह एग्जाम्पल देखिए तो आपको अच्छे से सवाल आपको कराएंगे। जैसे मान लो कि देखो इधर देखो, ये RCH2 CH2 NH2 है, यहाँ पर भी लोन पेयर है। बेटा ये सारे लोग इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, इसका मतलब बेस है ये अच्छा। और यहां देखो ये जो लोन पेयर है वो डबल बॉन्ड के साथ है, और यहां पर लोन पेयर है तो ये आपका डबल बॉन्ड के साथ है। तो जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला फंडा और ट्रिपल बॉन्ड वाला फंडा आ जाए तो उसको हाइब्रिडाइजेशन से समझाना। जिसका हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर कम, उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। बोलो क्लियर है? जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जैसे सुनो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3 है भाई। 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड एक लोन पेयर। ऐसे सोचो ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ एक लोन पेयर है। तो 1 2 3 4 4 का मतलब sp3 होगा ना बेटा। और यस कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 25%। और एक बात बताओ, ये लोन पेयर तो कहीं नहीं जाएगा, लोकलाइज लोन पेयर है। एक मतलब कहने का ये हुआ, आप ये समझ लीजिए
कि लोन पेयर भी बेटा दो तरीके का होता है, ये भी थोड़ा समझ लो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके का होता है। एक होता है डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बेटा लोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? डीलोकेलाइज्ड और लोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सुनना, डीलोकेलाइज्ड का मतलब ये होता है कि जो अपना जगह छोड़ के कहीं और चला जाए, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाए। जैसे ये इस सवाल को समझो, देखो सुनना ध्यान से। मान लो बेटा कि अपना यहां पर एक लोन पेयर, यहां पर मान लो हम एक गैप लगा दे रहे हैं, ऐसे समझो। यहां पे मान लो नाइट्रोजन लगा दिया मैंने, और यहां लोन पेयर लगा दिया, और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। तो एक बात बताओ, आप देख रहे हो क्या ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में आ रहा है? इसका मतलब यहां प्रोटॉन आदित्य इंतजार कर रहा है कि भाई आएगा, ये हमको इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए इसके पास आया ना। लेकिन ये अपने चक्कर में पड़ गया है। अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे, और एक रास्ता ये कि ये अपना खुद को स्टेबल बनाए डीलोकेलाइजेशन से, रेजोनेंस के थ्रू। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना। तो जब ये कॉन्जुगेशन में होगा बेटा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? डोनर है तो प्लस आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हर आदमी अपने बारे में सोचता है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। ये इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने आया, ये कह रहा है यार मुझे तो अपना स्टेबलाइज करना है, मैं तो रेजोनेंस में आऊंगा। जब रेजोनेंस में आऊंगा तो बड़ी क्लास में बहुआऊंगा। ये होता है। तो ये लोन पेयर यहां ना जाकर के रेजोनेंस में चला गया और खुद को स्टेबलाइज किया, खुद को संतोष किया अपने आप को। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डीलोकेलाइज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और लोकेलाइज का मतलब क्या बेटा? वो कहीं नहीं गया, वो लोन पेयर अपने ही जगह पड़ा हुआ है। कहीं कॉन्जुगेशन है क्या रिंग के अंदर? कहीं अल्टरनेट डबल बॉन्ड है क्या? तो नहीं है। इसी को हम कहते हैं लोकेलाइज्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये रेडी है इसको देने के लिए। तो यहां लोकेलाइज का मतलब जो अपना जगह ना बदलता हो, और डीलोकेलाइज का मतलब जो अपना जगह चेंज करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। अब एक बात बताओ, दोनों में प्रोटॉन बैठा हुआ है, ये अच्छे से देगा या ये अच्छे से देगा? लोकेलाइज देगा ना। याद रखना, हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ लोकेलाइज्ड वाले का ज्यादा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, और डीलोकेलाइज्ड का क्या होगा? कम होगा। बोलो कोई दिक्कत? हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ लोकेलाइज्ड वाले का ज्यादा और डीलोकेलाइज्ड वाले का कम। कोई दिक्कत किसी को? अब यही सवाल तुमको मिलेगा, मैं इसीलिए पहले बता दिया हूं। यहाँ देखो कोई डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है। ये लोकेलाइज्ड है। ये क्या है बच्चा? ये लोकेलाइज्ड है। तो मैंने क्या बोला तुमको? लोकेलाइज्ड वाला ज्यादा होता है। इसके बाद बेटा आ जाओ, ये देखो, अब देखो ये sp2 है यार, और sp2 में s कैरेक्टर क्या होता है? s कैरेक्टर 33.33% है। ये बांध के रखेगा, लोन पेयर को देने नहीं देगा किसी को, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम हो जाती है। यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये आपका क्या है? ये भी देखो, ये भी लोकेलाइज ही कहलाएगा, ये भी लोकेलाइज ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है। लेकिन ये देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये देने के बजाय खुद को रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये तो यार sp3 है, यस 50% है, इसकी औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का, तो खुद ही ताकतवर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है इसकी? एकदम कम है। तो लोकेलाइज वाले का इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा डीलोकेलाइज से। ये दोनों लोकेलाइज हैं, और ये क्या है? डीलोकेलाइज है। और ये क्या है? sp है। sp मतलब s कैरेक्टर 50%
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो बांध के रखिएगा, कहीं भी इलेक्ट्रॉन देगा, खुद ही ताकतवर है वो। समझ में आया? इधर आ जाओ, इधर देखो, ये लोन पेयर, फिर देखो ये लोन पेयर, और फिर ये लोन पेयर। बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो -I का कैरेक्टर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मत करो यार बात तुम लोग, कम हो जाएगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा तो बेसिक नेचर घटने लगेगा। सर एसी चला दे। हाँ, अब सुनो, ये sp है बेटा, ये sp है, ये देखो ये sp2 है, और ये क्या है बेटा? ये sp3। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? तो ये फंडा यहां से सिर्फ लोकलाइज ड्यूलाइज का याद रखना, वो ज्यादा काम आएगा। आइए यहाँ देखो, अच्छा सवाल ये भी है, साइक्लिक एमीन आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक एमीन इन द सेम नेचर। लाइट नहीं होगा। देखो, साइक्लिक एमीन आर मोर बेसिक देन एसाइक्लिक एमीन ऑफ सेम नेचर। साइक्लिक एमीन अभी खींच लेना मन भर के। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये एसाइक्लिक है और ये साइक्लिक है। ये साइक्लिक मतलब खुला हुआ स्ट्रक्चर है, और ये साइक्लिक, साइक्लिक में लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गया? तो साइक्लिक वाले का बेसिक नेचर ज्यादा होगा। यहाँ पे आ जाओ, एमाइड आर मोर बेसिक इन नेचर बिकॉज देयर कॉन्जुगेट एसिड आर मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक, अब तुम्हारे पास दो चीज है, एक तुम्हारे पास यहां लोन पेयर और एक तुम्हारे पास यहां लोन पेयर। हाइड्रोजन दोनों तरफ से इंतजार कर रहा है, यहां भी इंतजार कर रहा है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन ये देगा इसको या ये देगा, ये पता चल जाएगा तो बेसिक नेचर हम एक्स और वाई में पता कर लेंगे। बेटा ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर जो है डीलोकलाइज लोन पेयर है। समझे कि नहीं? अरे भाई ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है ना, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये अंदर की तरफ जाएगा, कॉन्जुगेट बनाएगा ना, ये क्या जाएगा? अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन ये लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। बेटा नाइट्रोजन यही है और उसी से डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर है, तो लोकलाइज कहलाता है, कहीं नहीं जाएगा। तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन ये देगा ना कि ये, क्योंकि ये रेजोनेंस में जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। इसका मतलब एक्स वाले का बेसिक नेचर वाई वाले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बोलो क्लियर है? हमेशा ये दिमाग में बैठा लो, छाप लो कि डीलोकलाइज वाले की अवेलेबिलिटी कम होती है और लोकलाइज्ड वाले इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। ये डीलोकलाइज वाला है और ये लोकलाइज। तो वही तो बात मैंने बोला यहाँ कि बेटा ये लोन पेयर, जब लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन में चला गया, इसको छोड़ दिया, कहा हम तुमको कहा इलेक्ट्रॉन दें, हम खुद को स्टेबल बनाएंगे। ये कह रहा है नहीं भाई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो आप मुझसे इलेक्ट्रॉन ले जाओ। इसीलिए मैंने बोला कि ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है और ये लोन पेयर क्या है? डीलोकलाइज्ड है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसीलिए एक्स वाले की बेसिक नेचर वाई वाले से क्या होगा? ज्यादा होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाओ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन एंड सब्स्टिट्यूट। इसके पहले 2 मिनट, इसके पहले जो है हमको पढ़ना पड़ेगा बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। सुनना ध्यान से, मत बात करो यार, तुम लोग कितनी बार बोल चुका हूं। सीखने आते हो तुम लोग, कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। गैस फेज में तो समझ गए ना, गैस फेज में तो कोई लफड़ा नहीं ना है। अब इसमें जो है बेटा 3 फैक्टर काम करता है एक्वस मीडियम में। पहला फैक्टर काम करता है, अकेले डिसाइड नहीं करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो बेसिक नेचर को डिसाइड करे।
इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा दो फैक्टर और होते हैं जो बेसिक नेचर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। सुनना, पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। दूसरा जो होता है वो आपका क्या होता है, स्टेरिक इफेक्ट होता है। स्टेरिक इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस समझो। हाँ? और तीसरा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रेशन इफेक्ट होता है। हाइड्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो पानी के अंदर, या इसी को हम सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। बोलो क्लियर है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, पहले के करके समझ लिया जाए। पहला फैक्टर देखो तीनों की बात हम लोग करेंगे, राय तीनों का लेंगे, लेकिन जब कंक्लूजन निकालेंगे तो तीनों मिला के निकालेंगे। ए क्या कह रहा है उसको अलग बात करेंगे, बी क्या कह रहा है उसको अलग बात करेंगे, सी क्या कह रहा है उसको अलग बात करेंगे, और फिर तीनों को मिलाएंगे, तीनों का रिजल्ट दे देंगे, आपको ट्रिक बता देंगे, आप सीधे आंसर लिखिएगा। क्योंकि ये नहीं पूछता आपसे कि तीनों को एक्सप्लेन करिए, सीधे पूछेगा अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। बस सिंपल सी बात सवाल पूछा हुआ है। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। एक बात बताओ, आप पीछे क्या पढ़े हो कि इंडक्टिव इफेक्ट किसके डायरेक्टली होता है? बेटा बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो प्लस आई के डायरेक्टली होता है और माइनस आई के क्या होता है, इनवर्सली होता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी पीछे? अभी मैंने बताया है कि जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट प्लस लगाएगा उतना अच्छा बेसिक नेचर होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपको मैंने बताया था कि 3 डिग्री ए मीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री ए मीन, फिर 1 डिग्री ए मीन, और फिर क्या होगा, ए मीन होता है। यही ना आता है, यही तो मैंने आपको सिखाया था। बोलो भाई, यही तो सिखाया था। क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है, 3 आर ग्रुप लगे होते हैं। 2 डिग्री में क्या होता है, 2 आर ग्रुप लगे होते हैं, और 1 डिग्री में क्या होता है, 1 आर लगे होते हैं, और अमोनिया में को आर नहीं लगे होते हैं। इसका मतलब क्या है, प्लस आई है, प्लस आई इधर भी, प्लस आई इधर भी, प्लस आई इधर भी, प्लस आई इधर भी, प्लस आई इधर भी। तो 3 प्लस आई ज्यादा इफेक्ट करेगा, 2 प्लस आई थोड़ा सा कम इफेक्ट होगा, और 1 प्लस आई तो एकदम गरीब हो जाएगा। मतलब मोर प्लस आई मोर इंडक्टिव इफेक्ट, मोर बेसिक नेचर। बात समझ में आ गया? तो इंडक्टिव इफेक्ट का ही फंडा होता है कि 3 डिग्री वाला ज्यादा, 2 डिग्री वाला कम, और उससे कम आपका क्या हो जाएगा, 1। अब इसके बाद आता है अमीन, आपका सबसे कम होता है। अब दूसरा वाला जो फैक्टर होता है नेक्स्ट में, हाइड्रेशन इफेक्ट, पहले समझ लो। नेक्स्ट जो होता है हाइड्रेशन इफेक्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। जितना एनर्जी ज्यादा रिलीज होगा उतना अच्छा उसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी। बोलो समझ में आया? जितना ज्यादा उसकी एनर्जी रिलीज होगी उतना अच्छा उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ होगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या करता है, पहले हम सबका कॉन्जुगेट एसिड बना लें। पहले हम इसका बना ले रहे हैं, ये लोन पेयर प्रोटॉन को दिया तो RNH3 आपका बना लिया, और नाइट्रोजन पे प्लस लगा लिया। यहां जब 2 डिग्री आपने उठाया, 2 डिग्री, और ये लोन पेयर है, ये H को दिया तो ये क्या बना लिया, RNR, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। और जब 3 डिग्री एमीन लिया, सुनोगे तो समझ में आएगा, ऐठोगे तो नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी बात सुनो, जब आप 3 डिग्री एमीन लोगे, ये सॉरी हटा देता हूं,
ये जब आएगा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सॉरी हाँ सही है, तो ये लोन पेयर देगा और ये आपका कॉन्जुगेट बेस बना देगा, एसिड सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। अब इन तीनों को पानी में डाला गया, कॉन्जुगेट एसिड को, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है, ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है। अगर हम लोग ये पता कर लें कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल, वो हमको पता चल जाएगा तो हम अरेंज कर लेंगे इसके बेसिक स्ट्रेंथ को। तो एक बात बताओ, यहां 3-3 हाइड्रोजन है तो 3-3 पानी के साथ इंटरेक्शन करेगा, पानी में डालोगे तो यहां एक पानी और आएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यहां एक पानी और आएगा, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा इस जगह पे। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? 3। अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो एनर्जी भी तो ज्यादा रिलीज करेगा, बोलो। और यहां कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 2 बनाएगा, कोई 2 ही H+ अवेलेबल दिख रहा है, 2 ही H+ अवेलेबल दिख रहा है तो 2 बनाएगा। यहां कितना बनाएगा? यहां एक ही अवेलेबल दिख रहा है तो एक ही पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना बेटा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी निकालेगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी उस बेस एसिड की होगी, उससे अच्छा बेस होगा। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग बेटा 1 डिग्री एमीन जो होता है वो ज्यादा बेसिक होता है, देन 2 डिग्री एमीन होता है, और तीसरा क्या होता है? 3 डिग्री एमीन सबसे पीछे होता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पानी ज्यादा निकलेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, क्या ना ना ना, बस हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन सॉल्वेंट बता रहे हैं। आर फैक्टर पीछे वाला मैंने बोला है, यहाँ पे पहला ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला, और दूसरा मैंने क्या बोला? ये सॉल्वेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट। और तीसरा वाला फैक्टर क्या है? लास्ट बस 2 मिनट रुक जाओ। तीसरा वाला बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस है, तीसरा वाला आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ है, आधा छोड़ देंगे तो फिर दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। हम क्या कर सकते हैं? समझाइए, हमारा काम बस समझाना, जबरदस्ती हम तो पीट नहीं सकते हैं, बाबू भैया बोल के समझा ही सकते हैं। अब आप एकदम अंगड़ाई लीजिए पढ़ाते समय, एकदम इस तरह से अड़बड़ होइए, हम क्या कर सकते हैं? हम तो पढ़ा ही रहना लगता। अब स्टेरिक हिंड्रेंस में आ जाइए बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा होता है। कहता है प्रोटोनेशन करने में तकलीफ होगी भाई, हम नहीं प्रोटोनेशन कर पाएंगे, हम अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को नहीं दे पाएंगे, बस। तो ये कहानी है, मतलब आ जाइए NH2 अच्छा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी गैसीय फेज में है? ना 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 ना, गैस स्टेट में कोई सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। अब सुनिए, ये R हो जाएगा, ये। अब सुनो, यहां भी प्रोटॉन इंतजार कर रहा है कि हमको खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। कौन खाना देगा? अमीन देगा। तो एक बात बताओ, ये चारों तरफ से घेर के बैठा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन, इसको तो क्या इसको देने में तकलीफ नहीं होगी? उसको रिपल्सन नहीं होगा आदित्य कुमार? तो ये रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगा। ये तकलीफ में जीना चाहे जी रहा, इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने से इसको उठा के क्या कर दीजिएगा? पीछे कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? पीछे। 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। भाई इंडक्टिव क्या बोला था? इंडक्टिव बोला था कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 होगा, यही ना बोला था। लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस क्या कह रहा? भाई हमारी औकात नहीं है इलेक्ट्रॉन देने का, मुझे पीछे भगाओ। तो देखो हमने पीछे भगा दिया इसको। तो बोलो क्लियर है कि नहीं? सब कुछ वही रहेगा, बस ये उठ करके कहां चला जाएगा? इसके पीछे आ जाएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। वो देना चाह रहा है लेकिन आर इतने बड़े थोबड़ा वाले बैठे हैं, वो देने नहीं रहेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सर 2 वाले का सबसे ज्यादा क्यों हुआ?
अरे 2 में थोड़ा डिस्टेंस फैक्टर भी है ना, यहाँ गैपिंग भी तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन 1 में तो एक ही आ रहा है ना। एक है, लेकिन इसके आप देखो इसमें तीनों डोमिनेटिंग हो जाता है ना, दो फैक्टर। भाई ये इंडक्टिव भी दिखा रहा है, यहाँ इंडक्टिव दिखा रहा है, लेकिन स्टेरिक फैक्टर ज्यादा हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिर्फ लफड़ा इसके अंदर हो जा रहा है, इतना ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन देने में तकलीफ होगी उसको। क्लियर है? अब इन तीनों को मिलाने से लास्ट रिजल्ट, बाकी डिस्कस हम कल लेक्चर में करेंगे। मैं कंक्लूजन बता रहा हूं दोनों का, सुनना आप ध्यान से। तीनों का कंक्लूजन है, तीनों का कंक्लूजन, जब RCS3 रहेगा तो 213 लिखना, और जब RC2H5 रहेगा तो बेटा 231 लिखना। मतलब क्या है, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। बस आपको ये एग्जाम में याद करके जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना है। आप एक नंबर याद करते हो, ये 213 याद कर लेना मिथाइल के लिए, और 231 याद कर लेना इथाइल के लिए। यहाँ बड़ा नंबर है, देखो ये छोटा है तो छोटा कार्बन है, ये बड़ा है तो बड़ा कार्बन, ऐसे याद करना, तो भूलता नहीं है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया? सवाल अगर देखोगे तो पूछ देगा, अब बताइए इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इन एक्वस मीडियम, इन एक्वस मीडियम। तो ये B हो जाएगा, ये आपका CS3, ये NaCH3 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, CH3, NCH3, ये हो जाएगा। तो बेटा अगर एक्वस मीडियम में मिथाइल है तो सीधे 213 लिख देना। क्या लिख देना? 213, और अगर इथाइल होता तो 231 लिख देना। ठीक है? तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ की कहानी एलिफैटिक एमीन का मेरा खत्म होता है। अब जब भी हम बात करेंगे तो हम सीधे एलिफैटिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एमीन की बात करेंगे। तो लेक्चर हमारा कल यहाँ से स्टार्ट होगा। और देखो ये जो बच्चे 11th में हैं उनको ये सब 12th में मिलेगा आपको नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में। जो हमारे नीट वाले हैं उनको फायदा ये है कि ये सारा समरी एक साथ मिल रहा है आपको। क्लियर है? तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, यही बस खत्म करते हैं लेक्चर। रुकिए सर, फोटो